हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। और आइए, आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। क्या शुरू करेंगे? इनकम टैक्स। सब्जेक्ट हमारा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमारा टॉपिक था वेतन से आय। वेतन से आय अर्थात इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें हम रिटायरमेंट पढ़ा रहे थे। ठीक है, रिटायरमेंट में ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को पढ़ाया था इंकेसमेंट ऑफ अर्नेड लीव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेच्युटी। क्या टॉपिक है? ग्रेच्युटी। हिंदी में भी इसको ग्रेच्युटी लिखा जाता है और अंग्रेजी और सही इसका हिंदी होता है अनुग्रह राशि। अनुग्रह राशि। ठीक है, समझिएगा। ग्रेच्युटी अंग्रेजी वर्ड है, इसको हिंदी में अनुग्रह राशि कहा जाता। होता क्या है यह समझिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि इसका उल्लेख धारा 10 में कहा गया, सब सेक्शन 10। होता क्या है, जब एक कर्मचारी, कोई भी एक एम्प्लॉय किसी भी नियोक्ता के यहाँ, ठीक ना, एम्प्लॉयर के यहाँ नौकरी करता है और नौकरी करने के बाद से जब वो सेवा से रिटायर होता है, अवकाश ग्रहण लेता है, मतलब रिटायरमेंट लेता है, तो उस समय उसके सेवा काल के दौरान या उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उस नियोक्ता के द्वारा जो अनुग्रह राशि दी जाती है, जो सहायता राशि दी जाती है, वो क्या होता है? ग्रेच्युटी कहलाती है। ध्यान से समझिएगा कि जब कोई भी एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के यहाँ अपनी नौकरी करता है, अपनी सेवाएं देता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, और उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा उसके रिटायरमेंट होने पर जो सहायता राशि, अनुग्रह राशि दी जाती है, उसे ग्रेच्युटी कहा जाता है। यह ग्रेच्युटी, ध्यान दीजिएगा, दो तरीके के कर्मचारियों के लिए दी जाती है। एक होता है सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, और एक होता है गैर सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी। अब यहां यह भी जानना है कि सरकारी कर्मचारी किसे कहा जाता है और गैर सरकारी कर्मचारी किसे कहा जाता है। सरकारी कर्मचारी का मतलब रहता है कि ऐसे कर्मचारी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय निकायों के विभिन्न मंत्रालयों या उनके विभिन्न विभागों में कार्य करते हैं, तो ऐसे कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा जाता है। और गैर सरकारी कर्मचारी क्या होता है कि ऐसे कर्मचारी जो सरकारी कारखानों जो सरकारी कारखानों और सरकारी संस्थानों या किसी प्रतिष्ठानों या किसी निगम या कॉरपोरेशन वगैरह में कार्य करते हैं, तो उसे गैर सरकारी कर्मचारी कहा जाता है। सरकारी कर्मचारियों को जो ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होती है वो क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है, मतलब फुली टैक्स फ्री होती है, अर्थात कर मुक्त होता है। लेकिन गैर सरकारी कर्मचारियों को जो ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होती है, तो उस पर पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्ट होता है, मतलब उसका कुछ भाग कर मुक्त होता है, कुछ भाग कर योग्य होता है। गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में ग्रेच्युटी ज्ञात करने के दो मेथड हैं। पहला है ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं
और ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज के टॉपिक में केवल यह वाला मैं पार्ट बताऊंगा, क्योंकि यहां पे ग्रेच्युटी के संबंध में दो कर्मचारी को डिवाइड तो हमने कर दिया कि सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी। सरकारी कर्मचारी में जो भी ग्रेच्युटी की राशि मिलेगी फुली एग्जम्प्ट होगा, तो इसकी गणना करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो गैर सरकारी कर्मचारी है उसकी दशा में दो नियम हैं कि ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत कौन सारे कर्मचारी आते हैं? तो वे कर्मचारी जो किसी सरकारी कारखानों, सरकारी कारखानों, प्राइवेट कंपनियों या खानों, बागानों, तेल के क्षेत्रों या तेल खानों या बंदरगाहों या रेल कंपनियों में कार्य करने वाले जितने भी एम्प्लॉई होते हैं वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं कि ऐसे कर्मचारी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते ठीक है। जो एम्प्लॉय इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं तो उसमें ग्रेच्युटी कैसे ज्ञात की जाती है? तो इसके रूल क्या हैं? फर्स्ट, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, वास्तव में जो ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होती है वह। ठीक। दूसरा इसमें पॉइंट आपका है कि जब वह कर्मचारी रिटायर हुआ, अर्थात लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26 गुणे टोटल सर्विस पीरियड। ठीक है। और लास्ट तीसरा है मैक्सिमम लिमिट, इस साल से 20 लाख कर दिया गया। ठीक है। सरकार द्वारा निर्धारित सीमा कितनी की गई है? 20 लाख। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा। तो एग्जम्प्ट क्या होगा? वेचर इज लेस देन, क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। तो टैक्सेबल क्या होगा हमारा? टैक्सेबल इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, टैक्सेबल इक्वल टू एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट। ये क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ये आपका रूल है कि ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 3 नियम है, तीनों में जो कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा। अब यहां पे देखिए, एक्चुअल जो ग्रेच्युटी रिसीव्ड है ये तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, और सरकार द्वारा जो निर्धारित सीमा 20 लाख है ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो दिया क्या नहीं रहेगा? लास्ट मंथ सैलरी, मतलब जिस समय वो रिटायरमेंट लिया उस समय उस अंतिम माह का वेतन क्या होगा? वो अंतिम माह का वेतन प्लस इंटू 15/26, उसका 15/26 मतलब हाफ माह का वेतन गुणे टोटल सर्विस पीरियड, कितने अवधि नौकरी किया, यही निकालना होगा। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब समझिए क्या होता है। यहाँ लास्ट मंथ सैलरी में क्या क्या ऐड किया जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है बेसिक सैलरी प्लस डी
मतलब महंगाई भत्ता प्लस डियरनेस सैलरी। मतलब यहां डीए का मतलब यह हुआ कि सेवा शर्तों के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है, चाहे सेवा शर्तों के अंतर्गत हो या ना हो उसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, एक और नोट समझ लीजिएगा, यहां टोटल सर्विस पीरियड का मतलब होता है, टोटल सर्विस पीरियड का मतलब है ओनली ईयर, ओनली ईयर, ओनली ईयर। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई कर्मचारी 25 साल 6 महीना नौकरी किया, 25 साल 6 महीना नौकरी किया तो उसे 26 साल मान लिया जाएगा। 25 साल 9 महीना नौकरी किया तो भी 26 साल मान लिया जाएगा। लेकिन यदि कोई एम्प्लाई 25 साल 3 महीना 4 महीना 5 महीना नौकरी किया तो उसे 25 साल माना जाएगा। मेरी बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि यदि कोई एम्प्लाई, कोई कर्मचारी कुछ वर्ष कुछ माह नौकरी किया तो जो माह है, महीना है, यदि वो 6 महीने से अधिक होगा तो उसे 1 वर्ष काउंट किया जाएगा, और 6 महीने से कम होगा तो उसे साफ छोड़ दिया जाता है। कन्फर्म? तो यह तथा ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, नहीं आते हैं ये बाद में बताएंगे। ठीक है, ये इसका रूल है। अब बढ़ते हैं हम एक एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल क्या है हमारा? आइए इधर एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। लिखा है मिस्टर राम, ठीक ना? मिस्टर राम हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में प्रबंधक है। में क्या है? प्रबंधक है। ध्यान दीजिएगा कि मिस्टर राम हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या है? प्रबंधक है, और वह 30 मई 2019 को रिटायर हुए, मतलब सेवा से अवकाश ग्रहण किया, रिटायरमेंट ले लीजिए। ठीक, प्रश्न में कह रहा है कि उन्हें ग्रेच्युटी प्राप्त हुआ 1,25,000 रुपया। कितना ग्रेच्युटी प्राप्त हुआ? 1,25,000, और थोड़ा अमाउंट बढ़ा दे रहे हैं, 4,25,000 प्राप्त हुआ। ठीक है, रिटायर के समय, अवकाश ग्रहण करने के समय, ध्यान दीजिएगा, रिटायर के समय उनका मूल वेतन 30,000 रुपया प्रति माह, महंगाई भत्ता 5,000 रुपया प्रति माह था। ओके, अब थोड़ा और बढ़ते हैं। यह कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। यह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न में कह रहा है कर योग्य एवं कर मुक्त ग्रेच्युटी की राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा एक बार क्वेश्चन को, कि मिस्टर राव हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में एक काम करते हैं और किस पद पर? प्रबंधक है।
वह 30 मई 2019 को रिटायरमेंट हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 2020 एंड 2020 के अंतर्गत ये रिटायर हुए। कब? 30 मई 2019 को, 31 मई भी कर सकते हैं। उन्हें ग्रेच्युटी प्राप्त हुआ 4,25,000। उन्हें अपने नियोक्ता से ग्रेच्युटी अनुग्रह राशि प्राप्त हुआ 4,25,000। रिटायर के समय जब वो रिटायरमेंट लिए उस समय उनका आखिरी मूल वेतन 30,000 रुपये पर मंथ था और उनका डीए महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस 5,000 रुपये पर मंथ था। यह ग्रेच्युटी भुगतान एक्ट अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। कर योग्य एवं कर मुक्त टैक्सेबल और एग्जम्प्ट ग्रेच्युटी के अमाउंट आपको ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेच्युटी। आपका असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। ओके, रूल हमारे सामने दिए हैं कि जो कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं तो उनके लिए ये 3 रूल दिए गए हैं। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट, एक्चुअल ग्रेच्युटी अमाउंट रिसीव्ड। वास्तव में इनको ग्रेच्युटी की राशि कितनी प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन में आपका यहां लिखा है 4,25,000। ध्यान दीजिएगा। दूसरा लिखा है कि लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26। लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26। लास्ट मंथ सेकंड है, लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26 गुणे टोटल सर्विस पीरियड। टोटल सर्विस पीरियड। लास्ट मंथ सैलरी अब कैसे ज्ञात करेंगे, साइड में देख लीजिए, इधर ध्यान दीजिए। उनकी बेसिक सैलरी है 30,000 रुपया महीना, तो 12 में तो लास्ट मंथ की सैलरी कितनी है? 30,000। और इनका डीए दिया गया है 5,000 महीना। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 35,000। थोड़ा सा काटने में दिक्कत होगी इसलिए मैं 9 हो, चलिए यही रहने दीजिए, 35,000 रुपया। अब ये हो जाएगा 35,000 इंटू 15/26। ठीक है, एक चीज क्वेश्चन में छूट गया है कि ये कितने दिन नौकरी किए, ये लिखना मैं भूल गया। यही बढ़ा दे रहे हैं। ग्रेच्युटी प्राप्त हुई, वे कितना दिन लिख दें? 30 वर्ष 3 माह नौकरी की। नौकरी की 30 वर्ष 3 माह नौकरी की। थोड़ा यहां देख लीजिएगा कि 30 वर्ष 3 महीना नौकरी किए, ये चूंकि पॉइंट में छोड़ दिया था, छूट गया था, ऊपर ही लिखना चाहिए था कि वो इस तारीख को रिटायर हुए और वो पूरे जीवन काल में अपने इस हिंदुस्तान यूनिलीवर में 30 वर्ष 3 माह नौकरी की। तो यहाँ ईयर कितना लिया जाएगा? 30 ईयर्स। टोटल सर्विस पीरियड कितना हो जाएगा? 30 ईयर। ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता है कि 30 वर्ष 8 महीना नौकरी किया, तो 8 महीना यदि कहा होगा, 6 महीने से अधिक होगा तो उसे 31 साल मान लिया जाएगा। ठीक है, मैंने 6 महीने से अधिक होगा तो 1 साल जोड़ लिया जाएगा, 6 महीने से कम होगा तो छोड़ दिया जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, थोड़ा डिवाइडेशन में दिक्कत आएगी, ऐसे कि बहुत उल्टा डिवाइडेशन है, लेकिन कोई बात नहीं। हम इसको गुणा करेंगे। गुणा कर यहाँ कर दे रहे हैं, 35,000 है, 15 का गुणा कर देंगे, 0 0 0, 15 5 75 और 15 तियाँ 45, 45 7 हो जाएगा 52। इसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 26 से। 26 से तो 26 दूनी कितना हो जाएगा? 52। ये कट गया, 5 बचा, 0 1 उतरा, नहीं जाएगा, 0 बार में गया, फिर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 1 बार में जाएगा, 26 24 और फिर 1 0 उतरेगा तो क्या बार में जाएगा? 25 छक्के 150, 25 6 9 बार में जाएगा। 9 छक्की 54, 9 छक्की
54, 9 दूनी 18, 18 5 23, फिर बचेगा 50, फिर 1 हो जाएगा, ठीक ना। फिर आ जाएगा लगभग 9 बार में जाएगा, पॉइंट लगेगा, ठीक ना। तो ये आपका आएगा नियर अबाउट इतना आएगा, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका कितने पे दशमलव था, 1 0, ये उतरा, एक यहाँ उतरा, एक यहाँ उतरा, ठीक है। ये हो जाएगा 20,192 रुपया, ठीक। ₹20,192 इंटू कर दिया जाएगा 30। आइए तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 1 19, 3 करने नहीं, 3 दूनी 6, 29 27, ये हो जाएगा 7 और 3 करने 3, 3 2 हो जाएगा 5 0, 3 दूनी 6, 6 लाख इतना हो जाएगा, 5,000 कुछ। और तीसरा इसमें पॉइंट है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट के द्वारा कितना दिया गया है, 20 लाख, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इसमें से एग्जम्प्ट कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, एग्जम्प्ट हमारा होगा इन तीनों में जो सबसे कम होगा, इन तीनों में जो सबसे कम होगा, ठीक है। तीनों में सबसे कम कौन सा है, 4,25,000। तो टैक्सेबल क्या होगा, टैक्सेबल इक्वल टू, यहाँ लिखे हैं एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव माइनस एग्जम्प्ट। वास्तव में ग्रेचुटी कितनी प्राप्त हुई, 4,25,000 माइनस एग्जम्प्ट कितना है, 4,25,000, तो कितना आएगा, नील आएगा, टैक्सेबल नील होगा। तो यही है आपकी ग्रेचुटी, ठीक है। ये क्या है आपकी ग्रेचुटी। तो कहने का मतलब ये है कि यह उस पर एग्जाम्पल मैंने दिया है कि ऐसे कर्मचारी जो ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और नहीं आते हैं, इसका दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये लाइक और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, और चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो ज़रूर ना भूलें, ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय।